पटना में इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं। गृह मंत्री अमित शाह और सीएम नीतीश कुमार की मुलाकात हुई है। बिहार चुनाव को लेकर शाह और नीतीश के बीच चर्चा हुई। 3 दिन से बिहार दौरे पर हैं गृह मंत्री अमित शाह। 3 दिन वो गुजारेंगे और आज चुनावी सभा को भी संबोधित करेंगे। उनका प्रचार अभियान भी आज शुरू होगा और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। गृह मंत्री अमित शाह नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे। एनडीए की रणनीति पर बताई जा रही चर्चा हुई है। कल ही चुनावी मैदान पर चुनाव प्रचार के लिए नीतीश कुमार ने शुरुआत कर दी थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी हमने बिहार की जमीन पर देखा था और आज से गृह मंत्री का भी चुनाव प्रचार शुरू हो रहा है। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें उस बैठक की है जहां पर स्ट्रैटेजी अब चुनाव प्रचार की बनाई जा रही है। एनडीए अपने चुनाव प्रचार को बिल्कुल तेजी से आगे बढ़ाने के मन बना चुका है और सभी दिग्गज अब एनडीए के मैदान में इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। गृह मंत्री और नीतीश कुमार की मुलाकात की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी सोमू आनंद के पास जो इस वक्त पटना में मौजूद हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं सोमू इस बड़ी मुलाकात की। रणनीति जाहिर तौर पर तय हुई होगी, लेकिन आज की बड़ी खबरें क्या निकल कर आने वाली हैं पटना से और बिहार से? सोमू, देखिए ये बैठक काफी अहम थी क्योंकि हमने देखा कि जब सीटों का ऐलान हुआ था कि 101 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 101 पर जदयू और उसके अलावा जो सहयोगी दल हैं उनमें जब सीटें बांटी गई थी तो उसके बाद से लगातार ये खबरें आती रही कि खासतौर पे जदयू जब कोई 101 सीटें मिलने से मुख्यमंत्री नाराज हैं और कुछ सीटों को लेकर के जदयू ने काफी आपत्ति दर्ज की है, ऐसी खबरें आई थी। इसलिए ये मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। हालांकि इस मुलाकात में अहम चर्चा हुई है कैंपेन को लेकर के। एक ज्वाइंट कैंपेन एनडीए का तैयार किया जाएगा। आज शाम तक बताया गया है कि उसे फाइनल किया जाएगा और उसी को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से गृह मंत्री अमित शाह की यह मुलाकात हुई थी। और इस मुलाकात में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो अभी डिप्टी सीएम हैं सम्राट चौधरी, वे भी मौजूद थे। जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा भी मौजूद थे। संजय झा ने साफ तौर पर यह कहा कि ये डिटेल में जो कैंपेन अभी चलेगा, जो स्ट्रेटेजी होगी पूरी तरह से एनडीए की, क्योंकि एनडीए ने शुरू से ही कार्यकर्ता सम्मेलन के जरिए अपने सभी घटक दलों को एकजुट रखने की कोशिश की है। उसी को किस तरह से आगे बढ़ाया जाएगा, इसलिए यह मुलाकात हुई है। देखिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से गृह मंत्री अमित शाह ने मोर्चा संभाला है। कल वे पहुंचे हैं, कल भी उन्होंने वरीय नेताओं के साथ बैठक की। आज उनकी एक सभा भी है। उसके बाद प्रबुद्ध जन सम्मेलन जो होना है पटना में, उसमें हिस्सा लेंगे। देर शाम पार्टी के जो वरीय नेता हैं उनके साथ भी उनकी बैठक होनी है। चुनाव समिति के साथ बैठक, चुनाव संचालन समिति के साथ बैठक होनी है। तो इन तमाम बैठकों के जरिए एक तरह से देखें तो अमित शाह ने मोर्चा संभाल लिया है और मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद भी ये संदेश देने की कोशिश हुई है कि एनडीए में सब कुछ ठीक है। जो खबरें आई थी, जो नाराजगी की भी खबरें आई थी, जो उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी नाराजगी जाहिर की थी, वो सारी नाराजगी अब दूर कर ली गई है। महागठबंधन में अब तक आधिकारिक रूप से इस बात का ऐलान नहीं हो पाया है कि कौन सी पार्टी कितने सीटों पर लड़ेगी, किस सीट पर लड़ेगी। तो उसको लेकर के भी संजय झा ने यहां पर कहा कि उनमें कुछ तय नहीं है, एनडीए में सब कुछ क्लियर है और हम लोग इसी एजेंडा के साथ चुनाव में आगे बढ़ेंगे। तो एनडीए में क्लैरिटी है और पूरे तूफानी रफ्तार से अब चुनाव प्रचार में एनडीए के सभी नेता मैदान में धीरे धीरे उतर रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुलाकात की। संजय झा से जैसा कि बता रहे थे सोमू ने बात की है, पहले सुन लेते हैं संजय झा ने क्या कहा इस बैठक के बारे में, फिर लौटेंगे सोमू के पास। आगे चुनाव कैंपेन में कैसे कैसे करना है, कैसे जाना है, ज्वाइंट कैंपेन कुछ होना है, उसी पर डिटेल में चर्चा हुई। तो विस्तार से चर्चा हुई और मुझे लगता है कि आज गृह मंत्री जी भी कैंपेन करने जा रहे हैं और मुख्यमंत्री जी का भी आज सेकेंड हाफ में जगदीशपुर में कार्यक्रम है, चुनावी सभा है। तो ये कैंपेन पे ही डिटेल में चर्चा हुई क्योंकि समय 20-22 दिन का ही है, तो उसी पर चर्चा हो करके और आज शाम तक हम लोग उसको फाइनल करेंगे। पर क्या हम ये सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल एक तरफ कहा जा रहा है तो तमाम बयान भी आ रहे हैं। इस बीच सीएम चेहरे को लेकर केंद्रीय मंत्री जितिन मांझी का बड़ा बयान आया है। सीएम चेहरे पर दुविधा नहीं होनी चाहिए, कह रहे हैं जितिन राम मांझी। सीएम चेहरे का ऐलान होना चाहिए। महागठबंधन में भी सीएम चेहरा तय नहीं, ये कह रहे हैं जितिन मांझी। तो उनका जो बयान है उसका मतलब ये कि दोनों तरफ के सीएम चेहरे होने चाहिए। लेकिन प्रभाकर, एक बात तो तय है, हालांकि जितिन राम मांझी नहीं मान रहे, लेकिन एनडीए का सीएम चेहरा तो नीतीश कुमार है, इसमें कोई दो राय नहीं और बीजेपी लगातार इस पर अपनी बात रख भी रही है।
जी बिल्कुल, देखिए बीजेपी ने एनडीए के सारे घटक दल, बीजेपी हो चाहे वो जदयू हो या फिर जीतन राम मांझी हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, चिराग पासवान हो, उन सब ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का चेहरा मान लिया है। तो जहाँ तक एनडीए की बात है उसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है कि मुख्यमंत्री के चेहरा नीतीश कुमार हैं और अगर वो पावर में दोबारा आते हैं, सत्ता में दोबारा आते हैं तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। जो भी कन्फ्यूजन है वो महागठबंधन में कन्फ्यूजन है और अभी तक कांग्रेस की तरफ से एक बड़ा कन्फ्यूजन है कि कांग्रेस ने अभी तक तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया है। हालांकि लगातार आरजेडी के जो नेता हैं वो ये मांगते रहे हैं और ये मांग करते रहे हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी यादव को घोषित कर देना चाहिए, लेकिन कांग्रेस जो है वो एक दबाव की रणनीति अपना रही थी जिसके चलते उन्होंने मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं घोषित किया है। हालांकि लेफ्ट पार्टियों ने उन्हें मान लिया है, उन्हें नेता मान लिया है, उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा मान लिया है, लेकिन कांग्रेस ये कहती रही है कि जब हम सत्ता में अगर आते हैं तो जो विधायक हैं वो फिर नेता चुनेंगे कि उनके विधायक दल का नेता कौन होगा। तो एक तरह से आप इसे कन्फ्यूजन अगर मानते हैं तो कन्फ्यूजन जो है वो महागठबंधन में है, न कि एनडीए में। बिल्कुल, महागठबंधन में ये कन्फ्यूजन है। और इस बीच जो अगली खबर आ रही है, बड़ी खबर, उससे पहले जीतन राम मांझी ने इस मुद्दे पर क्या कहा उस पर सुन लेते हैं, फिर चलेंगे प्रभाकर के पास अगली खबर पर चर्चा करने। अपना विचार हमारा है व्यक्तिगत कि चुनाव के पहले नेता यानी होने वाले मुख्यमंत्री का भी नाम तय हो जाना चाहिए था, डायलमा नहीं रहना चाहिए। ये डायलमा गठबंधन में है, महागठबंधन में, जिसके चलते देख रहे हैं कि आज तक उन लोगों का लिस्ट फाइनल नहीं हुआ है और अनेक प्रकार के दावेदार हैं, सब कुछ इधर बोलते हैं कुछ उधर बोलते हैं, लेकिन सौभाग्यवश एनडीए में सब कुछ ठीक रहा है। अभी तक कोई विशेष बात नहीं हुई है, एक दो बात छोड़ के जिसमें मुख्यमंत्री जी की ने नाराजगी जताई थी। तो महागठबंधन में सीएम का चेहरा कौन होंगे, ये सवाल उठा रहे हैं मांझी इस वक्त। इस बीच महागठबंधन से जुड़ी अगली खबर, मुकेश सहनी का विवाद सुलझ गया है महागठबंधन में। महागठबंधन मुकेश सहनी को 15 सीटें मिलेंगी। मुकेश सहनी आज दरभंगा के गौरा बैराम विधानसभा सीट से अपना नॉमिनेशन भी दाखिल करेंगे। सूत्रों के हवाले से खबर है कि मुकेश सहनी को 2 एमएलसी और 1 राज्यसभा सीट देने का वादा भी किया गया है। एनडीटीवी के पास मुकेश सहनी को मिली सीटों की एक्सक्लूसिव जानकारी भी है। कौन सी वो सीटें हम आपको बता देते हैं। केसरिया, झंझारपुर, गोपालपुर, छातापुर, गौड़ा बोराम, भभुआ, रजौली, सहरसा, सकरा, अलीनगर, अमौर, हरनौत, नालंदा, बतनाहा, नौतन, ये सीटें मुकेश सहनी के खाते में गई हैं। चलते सीधे प्रभाकर के पास। प्रभाकर, जो कल तक लग रहा था परेशानी खड़ी कर देंगे महागठबंधन में, वो मामला बिल्कुल सुलझ गया। देखिए, परेशानी तो उन्होंने खड़ी की है, मामला हालांकि सुलझ गया है, लेकिन परेशानी उनके चलते ही आप देखिए कि आज अंतिम दिन है और कल रात को ये फैसला हो पाता है कि 15 सीटें उन्हें मिल रही हैं। वो कौन सी 15 सीटें हैं वो उसकी सूची आपने अभी तुरंत पढ़ी। उसके अलावा जो हमारे सूत्र है वो ये बता रहे हैं कि जो बैकडोर नेगोशिएशन हुआ है उसमें उन्हें 2 एमएलसी की सीट और 1 राज्यसभा की सीट भी प्रॉमिस की गई है आरजेडी की तरफ से। जहाँ तक विधानसभा की बात है उसमें उन्हें 15 सीटें मिली हैं। तो कन्फ्यूजन बहुत बुरी तरह से थी और ये पूरा का पूरा कुनबा जो है इंडिया अलायंस का, उसमें कन्फ्यूजन बरकरार है। और इसी कारण से आप देखिए कि आज अंतिम दिन बहुत सारे जो उम्मीदवार हैं उन्हें नामांकन के लिए उन्हें जो ये सूची होती है वो जारी की जा रही है और उन्हें सिंबल्स दिए जा रहे हैं, जबकि एनडीए में ये मामला काफ़ी पहले सुलझ गया था। तो कन्फ्यूजन सीटों के दबाव को लेकर था, लेफ्ट की तरफ से भी था, कांग्रेस की तरफ से भी था और मुकेश सहनी की तरफ से भी था। और इस पूरी गुत्थी को सुलझाते सुलझाते तेजस्वी यादव 17 तारीख तक पहुंच गए, यानी कि 16 की रात तक ये गुत्थी सुलझाने की कोशिश की गई और उसके बाद जाकर की तरह से मामला सेटल हुआ। जी, तो आज आखिरी दिन है नामांकन भरने का पहले फेज के लिए, तो आज सब कुछ क्लियर होना चाहिए दोनों ही दलों के लिए। एनडीए बड़ी आसानी से आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है, उसका सारा होमवर्क भी तैयार है, कैंडिडेट्स के नाम भी दाखिल हो चुके हैं, सबके सामने हैं। इस बीच जेडीयू नेता ललन सिंह का महागठबंधन पर निशाना उन्होंने साधा है। ललन सिंह ने कहा कि महागठबंधन नहीं, ये ठग बंधन है, सिंबल बांटकर ठगी कर रहा है महागठबंधन।
तो ये बड़ा बयान आया है। हालांकि चुनाव प्रचार अब जोर पकड़ रहा है, तो इस तरह के बयान अब और तेजी से सामने आएंगे। पहले सुन लेते हैं ललन सिंह ने क्या कहा है महागठबंधन पर। अभी तक इंडिया अलायंस ने सीट शेयरिंग की घोषणा नहीं की है, लेकिन सिंबल बांटा जा रहा है सर। वो उनके यहाँ हमने पहले भी कहा है और फिर कह रहे हैं कि वहां महागठबंधन नहीं है, वो ठगबंधन है। अब दूसरे एक दूसरे के साथ ठगी कर रहे हैं, सीट फाइनल नहीं कर रहे हैं और सिंबल बांट रहे हैं। ये तो ठगी का ही काम है ना, ठगी का काम कर रहे हैं। महागठबंधन में टूट की खबरें चल रही है, मुकेश सहनी नाराज चल रहे हैं। ये उनका काम है। ठगबंधन जहां रहेगा तो वहां जहां ठगी, जो ज्यादा ठग लेगा, जो कम ठगाएगा, जो कम ठगेगा तो भागवे न करेगा। गठबंधन है, महागठबंधन नहीं कह रहे ललन सिंह। इस बीच कांग्रेस ने 48 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। सीटों पर विवाद के बीच कांग्रेस की लिस्ट जारी हुई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम को टिकट मिला है। हिसुआ से नीतू सिंह को कांग्रेस ने टिकट दिया है। जाले सीट से कांग्रेस ने नौशाद को टिकट दिया है। जाले वो सीट है जहां कुछ दिनों पहले तक विवाद बहुत हुआ था। यहां वोट अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने रैली भी की थी। उनके जाने के बाद यहां मंच से प्रधानमंत्री मोदी की माताजी के लिए अपशब्द कहे गए थे, जिसको लेकर विवाद गरमाया था, राजनीति तेज हुई थी। जैनेंद्र इस वक्त हमारे साथ हैं, चलते हैं सीधे जैनेंद्र के पास। जैनेंद्र, कांग्रेस की लिस्ट सामने है, लेकिन बहुत देर नहीं हो गई, आखिरी लम्हों पर ये सब कुछ सामने आ रहा है। हुआ क्या था? पेच कहां फंस गया था? बिल्कुल, पेंच एक तो महागठबंधन में फंसा हुआ था सीटों की संख्या को लेकर के और फिर सीटों की चॉइस को लेकर के। कांग्रेस का शुरू से ये रुख था कि इस बार वो आरजेडी के दबाव में नहीं झुकेगी जैसा पहले होता था, और यही वजह है कि कांग्रेस के इस नए तेवर के लिए शायद आरजेडी भी तैयार नहीं थी। हर बार होता था कि आखिरी वक्त में आरजेडी का प्रेशर काम कर जाता था, कांग्रेस मान जाती थी, उसे जो भी ऑफर मिलता था, लेकिन इस बार कांग्रेस इस मूड में नहीं थी और इसी वजह से देरी हुई। और फिर देरी हुई मुकेश सहनी की वजह से, जो कल तो बिल्कुल ही रूठ गए थे और फिर उन्हें मनाने के लिए राहुल गांधी से लेकर दीपाकर भट्टाचार्य तक ने पहल की, लालू यादव से बात की और फिर जाकर के एक बीच का रास्ता निकाला गया। और इन सबके कारण कांग्रेस की लिस्ट भी अटकी हुई थी और तभी आखिरी दिन से ठीक पहले चरण के नामांकन के आखिरी दिन से ठीक पहले देर रात कांग्रेस ने 48 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। हालांकि पहले चरण में जितने उम्मीदवारों के नाम हैं उनमें से तकरीबन सबको सिंबल जो है पार्टी का वो दिया जा चुका था और उनके में से कुछ के नामांकन कल हो गए थे, कुछ के आज हो रहे हैं। दिलचस्प देखना है, एक जाले सीट पर कांग्रेस ने मोहम्मद नौशाद को सिंबल तो दिया है, लेकिन पहली लिस्ट जो आई उसमें उनका नाम नहीं है। और अब हमारे सूत्र बता रहे हैं कि कांग्रेस इस सीट पर उम्मीदवार बदलने को लेकर पुनर्विचार कर रही है। अभी इसको लेकर के मेरे पास जानकारी है, उस ऑफिशियल कंफर्मेशन का मैं इंतजार कर रहा हूं। थोड़ी देर बाद दर्शकों को वो इसकी भी जानकारी दूंगा कि जाले सीट पर कांग्रेस अपना उम्मीदवार बदलने पर विचार कर रही है। तो देखिए, अब कुछ घंटे बचे, 3 बजे तक नॉमिनेशन होता है, 3 घंटे बचे हैं पहले चरण के नामांकन के, और उससे पहले तक सीटों पर उम्मीदवार बदलने पर विचार हो रहा है। तो साफ तौर पर यह पेचीदा मामला था, कांग्रेस का होमवर्क कम था, यह साफ तौर पर जाहिर हुआ जिस तरीके से देरी हुई। बिल्कुल, और इसी को लेकर जो विरोधी हैं वो उस पर अब हमले कर रहे हैं। आप चारों हमारे साथ बने रहिए। हमारे सहयोगी जैनेंद्र, सोमू, प्रभाकर और रमन हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अगली खबर, बिहार में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे हैं बीजेपी सांसद रवि किशन। पटना में रवि किशन ने कहा कि इस बार बिहार में ऐतिहासिक जीत होगी। एनडीए 170 सीटों को पार करेगी। बिहार में मोदी और नीतीश के अलावा कोई विकल्प नहीं है। बिहार अब फिर कभी भी जंगल राज की तरफ लौटकर नहीं जाएगा। इस पर चर्चा करेंगे। पहले सुन लेते हैं रवि किशन ने क्या कहा है। ऐतिहासिक जीत हुई, 170 पार हुई। बिहार में विकल्प नहीं है, मोदी जी का, नीतीश जी का कोनो विकल्प नहीं। सच्चाई विकास के साथ बिहार है और सदैव रहेगा। ये मां जानकी की पावन धरती, गुरु गोविंद जी की धरती, चाणक्य की धरती है। अब बिहार अपने आप को पीछे कहीं जंगल राज में नहीं ले जाएगा। बहुत बड़ा रोजगार होगा। जेनजी क्राउड, युवाओं पर मोदी जी का और नीतीश जी का इस बार फोकस होगा। तो बिहार में एनडीए का शक्ति परीक्षण चल रहा है। सभी स्टार कैंपेनर्स वहां जुट रहे हैं। इस बीच बिहार में एनडीए के सभी दिग्गज नेता मौजूद हैं। खुद अमित शाह पिछले 3 दिन से बिहार में पहुंचे हुए हैं। बिहार बीजेपी के चुनाव सह प्रभारी केशव मौर्य ने आज कहा कि बिहार में एनडीए की हवा चल रही है, ऐतिहासिक जीत हो। बिहार के अंदर एनडीए बहुत बड़ी विजय की ओर बढ़ रहा है। महागठबंधन चुनाव से पहले ही धड़ाम हो चुका है। अपना ढपली, अपना राग अलापने का काम कांग्रेस भी कर रही है, राष्ट्रीय जनता दल भी कर रहा है और उनके अन्य जो सहयोगी साथी हैं वो भी कर रहे हैं। एक साथ मिल करके चुनाव लड़ रहे हैं और बहुत अच्छा समर्थन जनता का मिल रहा है।
हर घर में एक ही आवाज है, फिर एक बार एनडीए सरकार। आप सब जानते हैं कि पहले चरण के नामांकन का आखिरी दिन है। एनडीए पूरा एकजुट होकर के अपना नंबर डिक्लेयर किया, अपना कैंडिडेट डिक्लेयर किया। कल से मुख्यमंत्री जी का कैंपेन शुरू हो गया। आज अन्य नेताओं का, गृह मंत्री जी का भी प्रचार आज से शुरू है। और जहां तक विपक्ष की बात है, आप सब देख रहे हैं, अंतिम दिन भी आज कौन कितना लड़ेगा, कहां लड़ेगा, आज तय नहीं है, क्योंकि उनका एजेंडा बिहार का कल्याण करना है ही नहीं। लोग देख रहे हैं कि रात में कोई सिंबल लेके जाता है, फिर दूसरा से सिंबल छीन लेता है। कोई ज्यादा कुछ दे दिया तो तीसरा को बुलाकर दे दिया जाता है। किसी को आज अखबार में ही देखें, किसी का सिंबल लेके गए और फिर चाय के बहाने बुलाए, फिर सिंबल छीन लिए। तो वहां तो ये खेल चल रहा है। तो बिहार की जनता सब देख रही है और मुझे लगता है कि कल के कैंपेन के बाद जो माहौल बन रहा है, ये लैंडस्लाइड है एनडीए के पक्ष में और एक बड़े मार्जिन से चुनाव हम लोग जीतेंगे, एनडीए जीतेंगे। और पूरे आत्मविश्वास से भरा हुआ है एनडीए। इस बीच बिहार चुनाव को लेकर पहले चरण के नामांकन का आज आखिरी दिन है। आइए अब देख लेते हैं कौन कौन आज अपना नॉमिनेशन दाखिल करने वाले हैं। अलीनगर से बीजेपी की मैथिली ठाकुर भरेंगी पर्चा। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम कुटुंबा सीट से भरेंगे नामांकन। राघोपुर से तेजस्वी यादव के खिलाफ बीजेपी के सतीश यादव मैदान में उतर रहे हैं। लालू यादव के करीबी भोला यादव आज बहादुरपुर से नामांकन दाखिल करेंगे। वहीं जेडीयू नेता चेतन आनंद शिवहर से नामांकन दाखिल करने वाले हैं। चलते सीधे रमन के पास, हमारे सहयोगी हैं। रमन, बहुत इंटरेस्टिंग मुकाबला होने वाला है और सबसे जो दिलचस्प नाम है, लगातार कई दिनों से सुर्खियां भी ये नाम बटोर रहा है, मैथिली ठाकुर का है। ये बताइए, ये नाम वाकई ग्राउंड पर कितना असर डालने वाला है बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए? बिल्कुल सिकता, आज आखिरी दिन है पहले चरण के नामांकन का और कई सारे दावेदार आज अपना नामांकन करेंगे। उसमें सबसे बड़ा नाम मैथिली ठाकुर का है। मैथिली ठाकुर की बात करें तो बीजेपी ने उन्हें अलीनगर सीट से उतारा है, लेकिन ग्राउंड की बात करें तो लोगों में काफ़ी ज़्यादा विरोध है मैथिली ठाकुर को लेकर भी। लोग कह रहे हैं कि बाहर से आए हुए उम्मीदवार को यहाँ पर टिकट दे दिया गया है, लेकिन उनका विरोध ग्राउंड पर भी साफ तौर से देखा गया। लेकिन बीजेपी ने एक बड़ा प्ले कार्ड खेला है मैथिली ठाकुर को चुनावी मैदान में उतारकर। मैथिली ठाकुर यंग है, युवा है और साथ ही साथ एक फोक आर्टिस्ट है जो कि बिहार से जुड़ी हुई है। तो बीजेपी कहीं ना कहीं सोच रही होगी कि इसका माइलेज उन्हें बिहार चुनाव में मिलेगा और युवा जो वोटर है वो कहीं ना कहीं मैथिली ठाकुर के नाम से बीजेपी के तरफ वोट करेंगे और बीजेपी के साथ जुटेंगे। लेकिन इसका तो फैसला चुनाव में होगा कि क्या मैथिली ठाकुर उस सीट से बीजेपी की टिकट पर जीत पाती है कि नहीं, क्योंकि काफी कंट्रोवर्शियल सीट है। उस पे मिश्री लाल यादव जो कि वीआईपी के टिकट से चुनाव लड़े थे और उन्होंने वीआईपी छोड़कर वापस से बीजेपी में आ गए थे और फिर इस बार उन्होंने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया और वो सीट मैथिली ठाकुर को बीजेपी देती है, तो उस सीट पर नजर रहेगी। और दूसरे सीट की बात करें तो कई सारे हेवीवेट जैसे खेसारी लाल यादव आज छपरा से अपना नामांकन कर रहे हैं। लवली आनंद और आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद आज जेडीयू की टिकट पर नामांकन कर रहे हैं। तो ऐसे कई सारे चेहरे हैं जो आज अपना नामांकन करेंगे और आज आखिरी दिन है। रमन, कोशिश हर पक्ष की कोशिश यही रहती है कि ऐसे लोकप्रिय चेहरे वो मैदान में उतारे जिससे उन्हें ज्यादा से ज्यादा वोट मिले और जीत भी हासिल हो। तो रमन, प्रभाकर, सोमू और जैनेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, हम इनके पास लौटेंगे। जैसा कि रमन बता रहे थे, भोजपुरी अभिनेता खेसारी आज भरेंगे नामांकन। छपरा सीट से आज वो अपना नॉमिनेशन दाखिल करने वाले हैं। खेसारी लाल का आरजेडी में शामिल हुए थे और तेजस्वी यादव ने खेसारी को सदस्यता भी दिलाई थी। पहले सुन लेते हैं खेसारी। लोग जिला परिषद चेयरमैन के आवास के आसपास आइए, वहीं से यानी हम चेयरमैन के आवास के पास से ही 11 बजे दिन में आप सबका वेट करेंगे। नामांकन करने वाला हूं मैं, तो आप लोग आशीर्वाद अपने बेटा अपने भाई को जिस तरह हमेशा दिए हैं उसी तरह इस खेसरिया को आप सबको अपना प्यार और आशीर्वाद से भर देना है। 11 बजे दिन में आप सबके बीच में मैं आ रहा हूँ, छपरा सारा। बड़े कलाकार हैं और बड़े कलाकार होने के साथ साथ एक बड़े अच्छे इंसान हैं और समाज सेवी भी हैं। आप सब लोगों को हम बताते हैं, लालू जी राष्ट्राध्यक्ष जी से इन्होंने आशीर्वाद लिया है। पार्टी जो है ज्वाइन कर रहे हैं और साथ में हम लोगों की भाभी भी यहाँ उपस्थित है। ये भी पार्टी की सदस्यता जो है
ले रहे हैं। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार हमारे चारों सहयोगी। प्रभाकर, खेसारी लाल यादव आरजेडी में शामिल और आज ही वो अपना नॉमिनेशन प्रभाकर वो दाखिल करने वाले हैं। लोकप्रिय चेहरा तो वो हैं ही, कास्ट अरिथमेटिक में भी आरजेडी के लिए वो सही बैठते हैं। बिल्कुल, देखिए छपरा का जो इलाका है जहाँ से वो लड़ रहे हैं वो यादव बहुल क्षेत्र है। खेसारी लाल यादव न केवल फिल्म स्टार हैं बल्कि उसी इलाके से आते हैं, उसी जगह से आते हैं और खुद भी यादव हैं, तो सारे समीकरण जो हैं उनके पक्ष में हैं। लेकिन खेसारी लाल यादव एक कैंडिडेट के तौर पे मत देखिए आप। खेसारी लाल यादव फिल्म स्टार हैं, यूथ में उनका काफ़ी क्रेज़ है, खासकर जो भोजपुरी इलाका है, जो भोजपुरी जहाँ बोली जाती है वो पूरा इलाका जो है सिवान, गोपालगंज, छपरा का जो इलाका है, मोतिहारी, आप देखेंगे खेसारी लाल केवल अपनी सीट पर कैंपेन नहीं करेंगे बल्कि और सीटों पर भी जाएंगे। वो एक तरह से आरजेडी के स्टार प्रचारक होंगे। एनडीए को आप देखिए तो एनडीए के पास पूरी फौज है स्टार की, चाहे आप रवि किशन की बात करें, निरहुआ की बात कर लें, आप मनोज तिवारी की बात कर लें, पवन सिंह की बात कर लें, ये सारे एनडीए से जुड़े हुए हैं। मैथिली ठाकुर हैं उसमें, उन्हें उनका भी नाम नहीं भूलना चाहिए हमें। तो एक लंबी फौज है। इसके जवाब में खेसारी लाल यादव को आरजेडी ने उतारा है और आरजेडी जो है खेसारी लाल यादव को अपने लिए एक स्टार प्रचारक के रूप में काम यूज़ करेगी। तो वो केवल छपरा तक ही सीमित नहीं रहेंगे, केवल अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि आप देखिएगा कि उन्हें अलग अलग जगहों पर ले जाया जाएगा और यूथ पे जो उनका क्रेज़ है, जो उनकी फ़ैन फॉलोइंग है, सोशल मीडिया पर जो उनकी फ़ैन फॉलोइंग है, उन सब का इस्तेमाल किया जाएगा इस चुनाव में। जी प्रभाकर कह रहे हैं रमन कि खेसारी लाल का इस्तेमाल एक स्टार कैंपेनर के लिए भी आरजेडी और महागठबंधन करेगी क्योंकि वो भीड़ जुटा पाएंगे। ऐसे में मैथिली ठाकुर का भी कुछ उसी तरह से इस्तेमाल होगा क्योंकि वो भी काफी पॉपुलर हैं, लोग उन्हें सुनना चाहते हैं और अगर वो चुनावी सभा में कुछ दो लाइनें गा भी देंगी तो लोग वोटर्स को खुश भी कर पाएंगी वो। बिल्कुल सिकता, ये जो आप बात कहनी है ये अपने अपने जगह पर सेट खाएंगी क्योंकि मैथिली ठाकुर मिथिलांचल रीजन से आती है और स्टार वर्सेस स्टार कैंपेनर के साथ साथ स्टार कैंडिडेट भी इस बार चुनावी मैदान में। तो बीजेपी ने मैथिली ठाकुर को उसी पॉकेट से उतारा है जहां पर उनका दबदबा होगा, मिथिलांचल रीजन, उसी सीट से उनको टिकट दिया गया। और बात करें खेसारी लाल यादव की तो वो भोजपुरी बेल्ट के स्टार है, तो खास करके उन्हें उतारा गया है छपरा की सीट से। छपरा, भोजपुर, आरा, बक्सर, ये सारी ऐसी सीट्स है जहां पर भोजपुरी ज्यादा बोली जाती है और खेसारी लाल यादव उस सीट से चुनाव लड़ेंगे। तो खेसारी लाल यादव लोगों से कनेक्ट करेंगे, ज्यादा से ज्यादा वोट टर्नआउट करने की कोशिश रहेगी आरजेडी के तरफ और वही काम मैथिली ठाकुर भी करेंगी अपने पार्टी के लिए मिथिलांचल रीजन में, क्योंकि एनडीए और बीजेपी का एक बहुत बड़ा दबदबा रहा है मिथिलांचल में। तो मैथिली ठाकुर वो काम मिथिलांचल में करेगी और खेसारी लाल वही काम आरजेडी के लिए भोजपुरी बेल्ट में करेंगे। बिल्कुल, और चुनाव प्रचार बस शुरू ही हो रहा है। आज नामांकन का आखिरी दिन है फर्स्ट फेज के लिए। हमारे चारों सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। इस बीच बयान पर बयान आ रहे हैं। सीएम चेहरे पर जेडीयू नेता ललन सिंह का एक बयान आ गया है। अब विधायक दल मुख्यमंत्री तय करेगा, कह रहे हैं ललन सिंह। एनडीए का विधायक दल सीएम तय करेगा। आइए पहले सुनते हैं, फिर चलेंगे सहयोगियों के पास। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे 2025 के बाद। भाई आप लोग बात को समझते नहीं। गृह मंत्री जी के बयान के अलग अलग भाग को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया जा रहा है। गृह मंत्री जी ने बार बार कहा है कि हम बिहार विधानसभा का चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री विधायक दल तय करेगा, एनडीए का विधायक दल तय करेगा, ये परंपरा ही है। पिछली बार भी मुख्यमंत्री बने थे नीतीश कुमार जी, तो किसने तय किया था? एनडीए विधायक दल ने तय किया था कि हमारे नेता नीतीश कुमार होंगे। उन्होंने यह भी कहा कि पिछली बार जेडीयू की संख्या कम थी, तब भी प्रधानमंत्री जी ने उनको आग्रह किया था कि वो मुख्यमंत्री बने। तो तीनों भाग को जोड़ के देखना चाहिए, अलग अलग टुकड़ा में नहीं देखना चाहिए। गृह मंत्री जी के पूरे बात को पूरे संदर्भ में देखना चाहिए। रिपीटेडली 3 बार उन्होंने कहा कि बिहार का चुनाव हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं। तो इसमें कौन सी नई बात है? ये सब तो ये बयान आ रहे हैं, इसे समझना भी जरूरी है। प्रभाकर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रभाकर, ललन सिंह को सुना, वो एक क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं अमित शाह के उस बयान का जिसमें उन्होंने कहा था कि जो सीएम है वो विधायक दल चुनेगा, लेकिन ये हकीकत है कि नीतीश कुमार के नाम पर, उनके चेहरे पर मैदान में एनडीए उतरी है और एक तरह की फॉर्मेलिटी ही होगी जब आखिरी मुहर लगाएगा विधायक दल, चुने गए विधायक।
देखिए, अमित शाह ने जो कहा था वो एक प्रक्रिया की बात कर रहे थे, जिसमें कि आप अगर आपका चेहरा प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या किसी भी ऐसे पद के लिए आपका चेहरा अगर पहले से घोषित किया जाता है, उसके बाद भी उस प्रक्रिया से आपको गुजरना होता है, जहाँ पर कि विधायक जो है वो अपना नेता चुनते हैं और उसके बाद आप उसके लिए चयनित किए जाते हैं। वो उस प्रक्रिया की बात कर रहे थे। लेकिन एनडीए में खासकर कोई कन्फ्यूजन नहीं है, कोई कन्फ्यूजन इस बात को लेकर बिल्कुल नहीं है कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। लगातार सभी मंचों से अमित शाह हो या कोई भी बड़े नेता हो बीजेपी के, वो घोषित करते रहे हैं। चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, वो लगातार ये बोलते रहे कि नीतीश कुमार चेहरे हैं। तो हमें इस पर कयास नहीं लगाना चाहिए कि इस पर चेहरा कौन होगा। इस पर लेके अभी फिलहाल कोई कंफ्यूजन नहीं है एनडीए कैंप में। कोई कंफ्यूजन नहीं है। तमाम बयान हालांकि बार बार सफाई देने के लिए आ रहे हैं, शायद अपने विरोधियों को जवाब उन्हें देना है। इस बीच सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, दरभंगा की जाले सीट पर कांग्रेस का यू टर्न हुआ है। नौशाद की जगह अब ऋषि मिश्रा होंगे उम्मीदवार। आरजेडी नेता ऋषि मिश्रा को कांग्रेस ने बनाया है उम्मीदवार। विवाद के बाद नौशाद को टिकट काट दिया गया। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान नौशाद के मंच से ही पीएम मोदी की मां को जो अपशब्द कहे गए थे, जिसके बाद राजनीतिक विवाद एक खड़ा हो गया था। तो संभल कर महागठबंधन इस वक्त चलना चाहता है। जैनेंद्र इस वक्त हमारे साथ है। नौशाद का जो टिकट पर चर्चा थी वो अब नहीं है। जाले से जैनेंद्र जाओ, मैं कह रही हूं कि संभलना चाहते हैं ताकि राजनीतिक विरोधियों को और मौका ना मिले चुनाव प्रचार के दौरान तीखे हमले करने का। देखिए, कांग्रेस गलतियों पे गलतियां कर रही है। सबसे पहले तो देखिए, नौशाद के मंच से जो प्रधानमंत्री मोदी की मां के लिए आपत्तिजनक शब्द कहे गए, ये मामला पहले से पार्टी के संज्ञान में था। इसके बावजूद नौशाद, जो कि पुराने पार्टी कार्यकर्ता हैं, उन्हें टिकट दिया गया। देर शाम उन्हें पटना में पार्टी दफ्तर बुला करके पार्टी के वॉर रूम में सिंबल दे दिया गया। लेकिन जब पहली सूची आई उसमें उनका नाम नहीं था। पार्टी डाउन प्ले करना चाह रही थी, लेकिन ये खबर निकली और हमने ही सबसे पहले ये खबर दिखाई कि जाले से मोहम्मद नौशाद को उम्मीदवार बनाया गया है। इसके बाद जो बाकी दावेदार थे उन्होंने दबाव बनाया पार्टी पर, और आरजेडी की तरफ से भी दबाव बनाया गया कि नौशाद को टिकट देने से चुनाव प्रभावित हो सकता है, बीजेपी इसे बड़ा मुद्दा बनाएगी। और इसके बाद पुनर्विचार किया गया। पार्टी ने नौशाद से संपर्क किया, उन्हें नामांकन दाखिल नहीं करने को कहा गया है। हालांकि देखना होगा कि क्या नौशाद बात मानते हैं अपनी पार्टी की। इस बीच ऋषि मिश्रा, जो पहले कांग्रेस में रहे हैं, बाद में वो आरजेडी में चले गए थे। आरजेडी उन्हीं के लिए जाले सीट मांग रही थी उन्हें उम्मीदवार बनाने के लिए। फाइनली ऋषि मिश्रा को कांग्रेस उम्मीदवार बनाने जा रही है और ऋषि मिश्रा अब से कुछ देर बाद दरभंगा में जाले सीट से नामांकन दाखिल करेंगे और वो कांग्रेस के आधिकारिक उम्मीदवार होंगे। इसका हालांकि अभी आधिकारिक ऐलान का इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस की जाले को लेकर अभी लिस्ट आनी बाकी है। लेकिन अंदर खाने ये एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। देखना यही है कि अब नौशाद को कांग्रेस कैसे बनाएगी और एक दूसरे उम्मीदवार मशहूर उस्मानी, जो पिछली बार जाले से उम्मीदवार थे कांग्रेस के, वो भी बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें कैसे मनाया जाएगा। और कुल मिलाकर के तो साफ दिख रहा है कि जाले की सीट कांग्रेस ने अपनी गलतियों से चुनाव शुरू होने से पहले ही अपने आप को कितना बैकफुट पे धकेल लिया है अपने फैसलों के कारण, ये साफ नजर आ रहा है। ऑफिशियल अनाउंसमेंट का इंतजार किया जा रहा है कि जाले से कांग्रेस ऋषि मिश्रा को उम्मीदवार बनाने का जो फैसला किया है, उसका आधिकारिक ऐलान का इंतजार किया जा रहा है। जी बिल्कुल, और अभी तो बस शुरुआत ही है। आज नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन है फर्स्ट फेज के चुनावों के लिए, जो पहले फेज में वोट पड़ने हैं। आज बहुत कम वक्त बचा है दोनों ही अलायंसेस के लिए, और एक तरह से बहुत तेजी आज दिख रही है नॉमिनेशन फाइल करने में। आप लोग नजर रखें फिलहाल सभी चर्चा और अपडेट्स के लिए। आप चारों का शुक्रिया, जैनेंद्र, रमन, सोमू और प्रभाकर।